तो देखेंगे आप इसमें प्रूफ। माना V ऑफ एफ एक सदिश समष्टि है, V ऑफ एफ एक सदिश समष्टि है तथा S V के सदिशों का एक उपसमुच्चय है तथा S V का एक उपसमुच्चय है। हमें जो सिद्ध करना है वो ये है कि S के कुछ अवयवों को शेष बचे अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम सिद्ध करेंगे कि या ऐसा करते हैं, जो सिद्ध करना है वो तो लिखा हुआ ही है, हम इसको प्रूव करते हैं, लास्ट में आ जाएगा जो भी है। यानी हमें जो सिद्ध करना है वो है S के कुछ अवयवों को शेष बचे अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि जो S के परिमित शून्येतर सदिशों का एक घात उपसमुच्चय है तो S एक घाततः परतंत्र होगा। यानी हम S को एक घाततः परतंत्र लेकर के चलेंगे। यदि S के अवयव या सदिश कह सकते हैं एक घाततः परतंत्र हैं, तब हमें क्या है सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि S के कुछ अवयव, S के कुछ अवयव शेष अवयवों की एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये सिद्ध करना है। अब आप समझेंगे इसमें कि आपके लिए S एक घाततः परतंत्र है, S के अवयव, चूंकि S के अवयव एक घाततः परतंत्र हैं, तब आप लिख सकते हो एक घाततः परतंत्र की कंडीशन, कुछ अल्फा होंगे जिनमें सभी अल्फा ही क्या जीरो नहीं होते हैं, तब अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 प्लस अल्फा एन वी एन इक्वल टू 0 होगा, जहां सभी अल्फा आईज एपिस्टॉपी एस बोलते हैं ना, वो वाला है ऊपर, अल्फा आईज शून्य नहीं है। यानी सभी अल्फा क्या है, शून्य नहीं है। अगर परतंत्र है, एक घाततः परतंत्र है, तो सभी अल्फा क्या नहीं होते हैं, जीरो नहीं होते हैं। अब इसमें सभी अल्फा जीरो नहीं है, तो मान लो कम से कम एक अल्फा, कोई एक अल्फा को मान लें, माना इसमें कहीं भी कोई ऐसा अल्फा के वी के होगा, इसमें कहीं भी कोई अल्फा के वी के होगा, माना अल्फा के नॉट इक्वल टू 0, क्या मान लिया, कम से कम एक अल्फा इसमें जीरो नहीं होगा। यहां तो हमने कहा है कि जहां सभी अल्फा ही जीरो नहीं है, सभी अल्फा ही जीरो नहीं है का मतलब है कम से कम एक जीरो नहीं हो, बाकी के सब भले ही जीरो हों या ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, बट क्या है कि इसमें अल्फा है कुछ जीरो नहीं हो। तो आप क्या करोगे, यहां से पिछली जो मीटिंग थी उसमें जो आपको थ्योरम कराई गई थी 13 नंबर की,
उसमें भी यहाँ से अल्फा के वी के निकाला था, तो अब यहाँ से अल्फा के वी के निकाला जाए, अल्फा के वी के। तो इन सभी को राइट साइड में पहुँचाएंगे। यह बनेगा अल्फा वन बी वन माइनस का, फिर आएगा माइनस अल्फा टू वी टू, और ये बना आपका अल्फा टू वी टू, फिर आएगा माइनस अल्फा थ्री वी थ्री, लास्ट में बढ़ेगा माइनस का अल्फा एन वी एन। आप देखोगे यहाँ अगर अल्फा के से डिवाइड किया जाए, अल्फा के से डिवाइड किया जाए तो वी के की वैल्यू बनेगी माइनस अल्फा वन अपॉन अल्फा के वी वन, माइनस अल्फा टू अल्फा के वी टू, माइनस अल्फा थ्री अपॉन अल्फा के वी थ्री, माइनस अल्फा एन अपॉन अल्फा के वी एन। इसका मतलब हुआ, देखिए एक जो सदिश है वह अन्य शेष सदिशों के एक घात संचय के रूप में है, तो ये लिख सकते हैं हम। अतः एस के कुछ अवयव, एक अवयव लिया है तो एक को लिख दिया, ऐसे ही कुछ और ले सकते हैं। अतः एस के कुछ अवयव शेष अवयवों के एक घात संचय के रूप में, जैसा कि आपसे कहा है ना, एस के कुछ अवयवों को शेष बचे अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। शेष अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अभी तो इसका एक पार्ट हुआ है, अभी इसका कन्वर्सली और प्रूव करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद आपको इसका जो विलोमता है उसको सिद्ध करके बताएंगे। अब हम लेकर के चलेंगे कि माना इसका कोई भी जो एक सदस्य है वो अन्य सभी एस के जो सदस्य हैं उनके एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब इसका विलोमतः लेकर के चलेंगे। विलोमतः माना एस के कुछ अवयव शेष बचे अवयवों के एक घात संचय के रूप में माना एस के कुछ अवयव शेष बचे अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। तो जो हमें सिद्ध करना है ना, वो एस के जो अवयव हैं उनको एक घाततः परतंत्र सिद्ध करके बताना है। एक घाततः परतंत्र सिद्ध करने के लिए क्या है, सभी अल्फाई क्या नहीं होने चाहिए, शून्य नहीं होने चाहिए। ये कंडीशन आपको बता दी गई है। तो आप ऐसे कह सकते हो इसको, अर्थात कोई भी एक सदस्य, एस का कोई भी एक सदस्य, या तो आप एल बी के कह दो, वी के, और या फिर कुछ अलग मान लो, क्योंकि वी के का जिक्र पहले कर दिया है तो कुछ और भी मान सकते हैं, और वी के को भी लिख करके चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात वी के इज इक्वल टू अल्फा वन बी वन प्लस अल्फा टू बी टू
प्लस अल्फा 3v3 प्लस अल्फा के सॉरी अल्फा एन बी एन। तो वी के को अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा एन इनके एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर दिया। तो आप इसको लिख सकते हो अल्फा 1 b1 प्लस अल्फा 2 b2 प्लस अल्फा 3 b3 प्लस अल्फा के वी के। अब देखो अल्फा के की जगह क्या है यहाँ, वी के को तो हम लिख रहे हैं अल्फा के की जगह -1 प्लस -1 इंटू वी के, और लास्ट में है ये अल्फा एन बी एन इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे ये -1 वी के कहाँ से आया, इस वी के को पक्षांतर करके इस साइड में ले गए तो माइनस वी के होता, उस माइनस वी के को -1 इंटू वी के लिख दिया। ये जो -1 है ये फील्ड का एलिमेंट है, -1 किसका एलिमेंट रहेगा, फील्ड का। अब आप समझिए इसमें चाहे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सारे के सारे अल्फा एन तक क्या है 0 हो जाए अल्फा, ये जितने भी अल्फा लिखे हुए ना अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा एन भले ही सब 0 हो जाएं, लेकिन ये बी के साथ में जो -1 है ना, -1 क्या 0 के बराबर थोड़ा ही होता है। तो यानी -1 0 के बराबर नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सदिश हैं v1, यानी हम ये कह सकते हैं जब -1 0 के बराबर नहीं है तो कि सभी अल्फा है ना वो क्या है, शून्य नहीं है। और जब सभी अल्फा शून्य नहीं है तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि ये जो v1 v2 v3 vn है वो सभी एक घाततः परतंत्र होंगे। क्या होंगे, ये एक घाततः परतंत्र, क्योंकि -1 नॉट इक्वल टू 0, अर्थात सभी अल्फाइज शून्य नहीं है। अगर सभी अल्फाइज शून्य नहीं है तब एस के अवयव या सदिश कह सकते हो, एस के अवयव v1 v2 v3 vn एक घाततः परतंत्र होंगे। देखो इस प्रमेय में तो कोई कंडीशन नहीं है, मतलब एक अवयव शेष अन्य, यानी एक जो सदस्य है v1 क्या है, अन्य शेष सदस्यों के घात संचय के रूप में होगा। लेकिन कल की मीटिंग में जो प्रमेय कराई आपको 30 नंबर की, उसमें कहा था कि वी के है वह अपने पूर्ववर्ती सदस्यों के घात संचय में लिखा जा सकता है। पूर्ववर्ती यानी पहले, वी के से पहले वी के -1 के -2 के -3 इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये थ्योरम यहाँ कंप्लीट होती है। अभी एक दो छोटी छोटी प्रमेय हैं उनको आप घर पे करते रहेंगे, कुछ और भी इसमें थ्योरम्स हैं उनको घर पे आप करते रहें। तो आपको हम एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं कि ये जो एक्सरसाइज चल रही है आपकी, ये 4th यूनिट की लास्ट है। यह जो एक्सरसाइज आपको बताई जा रही है 10th डी, ये लास्ट है। डी के बाद ई और है, सॉरी डी के बाद क्या है, ई और है, उसमें आधार और विमा है। ई कंप्लीट होते ही और आपकी ये 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और 5th यूनिट के लिए आपको हमने बताया है कि जो एक पतली सी बुक अब मार्केट में जो आई है लीनियर अलजेब्रा के नाम से, उस बुक को आप मार्केट में से क्या है खरीदेंगे। तो अब आप इसमें अगली जो एक्सरसाइज है जिसमें कि आधार और विमा के बारे में चर्चा की गई है। अब आधार क्या होता है, सदिश समष्टि बी का कोई भी उपसमुच्चय, सदिश समष्टि जो होती है वी, उसका कोई भी अरिक्त उपसमुच्चय एस आधार कहलाता है। ध्यान देंगे, वी ऑफ एफ कोई सदिश समष्टि है, वी ऑफ एफ क्या है, कोई सदिश समष्टि है, और एस इसका क्या है, उपसमुच्चय है। एस क्या है, उपसमुच्चय है। तो एस एस आधार कहलाता है यदि दो कंडीशन सेटिस्फाई हों, एस के सभी अवयव एल आई हों, एल आई हों का मतलब है लीनियर इंडिपेंडेंट हों, एस के जो अवयव हैं वो कैसे हों, एल आई के रूप में हों। सेकंड कंडीशन है कि ये जो एस के अवयव है ना वो लीनियर स्पान के रूप में व्यक्त किए जा सकते हों, यानी एल एस इज इक्वल टू कितना, एस। अगर इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हों, या हम ये कहें जो सेट एस है वह इन दो कंडीशन है इनको सेटिस्फाई करें,
तो उस कंडीशन में एस, यहाँ एल एस इज इक्वल टू एस ना कह करके वी इज इक्वल टू एल एस कहेंगे। क्या कहेंगे? वी इज इक्वल टू एल एस, जो ये वेक्टर स्पेस है वी, वो किसके बराबर हो? लीनियर स्पान ऑफ एस, एस के लीनियर स्पान के इक्वल। तो इस कंडीशन में हम एस को, इस एस को वी का आधार कहते हैं। एस को क्या कहेंगे? वी का आधार। दोबारा सुन लो, एस वी का आधार कहलाता है यदि एस कैसा हो? एल आई के फॉर्म में, एल आई यानी एक घातीय स्वतंत्र, और एस कैसा हो? एस इस तरह का हो कि जो वी है वो एल एस के इक्वल हो। वी के जो अवयव हैं वो एस के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किए जा सकते हों। वी के सभी अवयव एस के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में व्यक्त किए जा सकते हों। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं इस एस के लिए, तो एस क्या है? वी का आधार कहलाता है। एस वी का आधार कहलाता है। और विमा की अगर हम बात करें, इसकी जो डायमेंशन होती है ना, डायमेंशन ऑफ एस, डायमेंशन ऑफ एस, तो यहाँ जो विमा की अगर हम बात करें, तो जो विमा है वह है एस में जो अवयव होंगे ना, परमित समुच्चय एस में जो अवयव होंगी, क्या? एस में जो अवयव होंगी, उन अवयवों की संख्या ही क्या कहलाती है? इस एस की विमा कहलाती है। डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू एन। इसमें एस के अंदर जो अवयव हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। तो एक बार दोबारा से समझेंगे इसको आप, कि ये जो एस है वह है सदिश समष्टि वी ऑफ एफ का उपसमुच्चय है। एस वी ऑफ एफ का क्या है? उपसमुच्चय, उप समुच्चय है। यदि यदि नंबर एक, एस के अवयव क्या हों? एस के अवयव एल आई हों। नंबर दो, यानी एस के अवयव तो क्या हों? एल आई के रूप में हों। और दूसरा, ये जो वी है वह लीनियर स्पान ऑफ एस, अर्थात वी के सभी अवयव एस के अवयवों के एक घात संचय के रूप में लिखे जा सकते हो। वी का अवयव स्मॉल वी है और इसके अवयव क्या है? एस के अवयव मान लीजिए वी वन वी टू वी थ्री वी एन है। तो इसका मतलब है कि जो वी है ना, वी वह है अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा थ्री वी थ्री, इस फॉर्म में लिखे जा सकते हो। आप इसको सिग्मा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अल्फा ई वी आई आई इक्वल टू वन टू एन, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये आधार की डेफिनेशन है। और अगर एस में एन अवयव हों तो फिर ये जो विमा होगी, विमा जिसको हम एस की विमा को डायमेंशन ऑफ एस से व्यक्त करते हैं, वो कितनी होगी? एन। जैसे आप वहाँ पढ़ते थे ना, जिस तरह से आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे वैसे तो, पर थर्ड ईयर की जो अलजेब्रा है स्टार्टिंग में आपको बताई थी हमने कि ऑर्डर एक तो होता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, और एक होता है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में जब चर्चा की थी, तो जी में अगर एन एलिमेंट है तो इसको लिखते हैं ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन। तो सेम यहाँ भी एस में जो एलिमेंट होंगे वो कहलाएंगे, एस में जो एलिमेंट होते हैं, एस के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं वह उसकी डायमेंशन कहलाती है। तो इसकी जो डेफिनेशन रहेगी, आधार तथा विमा, इसमें सदिश समष्टि का आधार है उसे डिफाइन करें हम। सदिश समष्टि का आधार सदिश समष्टि का आधार, तो मान लीजिए एस वी ऑफ एफ की कोई भी, यानी जो एस है वह वी का कोई भी उपसमुच्चय है। करोगे रीजन रीजन कराना है अभी 28। अच्छा, एक काम कीजिएगा, इस डेफिनेशन को लिखने से पहले आप क्लास को रिज्वाइन करें।